हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, यानी कि ईथर के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुण। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। पहला इसका जो रासायनिक गुण है वो क्या है? दहन। पहला क्या है? दहन। तो दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना, यानी जलती कोई भी वस्तु तभी है जहां पे ऑक्सीजन होता है। जैसे अगर एक डिब्बा है, एक कांच का डिब्बा है, उसमें अगर आप मोमबत्ती को जला करके रख देंगे, उसके बाद ढक्कन को बाहर से बंद कर दीजिए, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि मोमबत्ती जो है कि बुझ जाएगी। कुछ समय तक तो जलेगी, लेकिन उसके बाद मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जलने में भी कोई वस्तु है, यानी कि कोई पदार्थ है जो क्या करता है? जलने में सहायता करता है। और कोई पदार्थ कहने का मतलब ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। जब बोतल में आपने कैंडल रखा, जला करके मोमबत्ती जला करके रखा, तो जब तक तो ऑक्सीजन उसको मिली, बोतल में जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो वो जला, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया वैसे ही कैंडल आपका क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसका मतलब ये है, जलने से मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक, दहन। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है C2H5O और यहाँ पे क्या है? C2H5। इसका नाम क्या है? तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका नाम क्या है। अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो, नॉमेनक्लेचर वाला क्लास देखे होंगे तो, इसका नाम क्या है? डाईएथिल ईथर है। सिंपल नाम बोला जाए तो क्या हो जाएगा? डाईएथिल ईथर हो जाएगा। IUPAC नाम बोला जाए तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये जो होता है CO2 और प्लस H2O में यह कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही ईथर की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करवाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? इसको बैलेंस कर लीजिए। यहां पे देखिए कितना, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, यानी टोटल 4 कार्बन है। तो यहाँ पे आप क्या करिए? 4 लगा दीजिए। और हाइड्रोजन इधर कितना है? 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी 5 5 10 हाइड्रोजन हो गया। इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर आप 5 से गुणा करा दे तो 5 गुणा के 10 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन है। इधर कितना है? 3, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, यानी टोटल 3 ही ऑक्सीजन है। लेकिन इधर देखा जाए तो 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 गुना के 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी 8 5 13 ऑक्सीजन टोटल है यहाँ पे। तो आप क्या करिए? यहाँ पे 6 से गुणा करा दीजिए, यानी कि 6 गुना के 12 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है 13। ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है ना? तो ये था दहन, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, यानी कि जब हम लोग ईथर का दहन करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। ये हो गई इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए अब इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए। नंबर 2, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना? अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए जरा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका फार्मूला हो जाएगा बाबू HI। ये क्या हो जाएगा? HI। यही क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसी से हम लोगों को अभिक्रिया देखना है कि जो ईथर है इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए ये है ईथर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया है CH3O, यहाँ पे हमने ले लिया है C2H5। ठीक है ना? यानी कि एथिल मेथिल ईथर हमने ले लिया है। इसकी अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, वो भी निम्न ताप पर, वो भी निम्न ताप पर जब हम लोग करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है? यहां से इसको आप ब्रेक करवाएंगे, यहां से इसको अगर आप ब्रेक करवाएंगे तो ये देखिए, इसको आप यहां से ब्रेक करवाएंगे तो इस पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इधर से अगर देखिए, ये हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये इसके हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं।
बात समझ में आ गई ना। इसकी मैकेनिज्म जो होती है ये बिल्कुल ही चेंज होती है। ये मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे यह प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से इसको हमने ब्रेक करा दिया। अब देखिए यहां से इसको जब हम लोग ब्रेक करवाएंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। अब निगेटिव वाला ले जाकर के आप केवल पॉजिटिव वाले पे जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव का चार्ज है, इस पे निगेटिव यानी आई आकर के जुड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3I बन जाएगा। और प्लस यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए निगेटिव है, इस पे कौन जुड़ेगा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। आपको याद होगा हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है, मेथिल आयोडाइड, जो कि क्या है हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है, इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड है, या IUPAC नाम बोले तो आयोडोमेथेन है। ये बात समझ में आ गई ना। ये जो है ये क्या है, तो आप पहचानते ही होंगे, ये तो आप पहचानते ही होंगे, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। IUPAC नाम बोले तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जब हम लोग ईथर की अभिक्रिया यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, जब हम लोग ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्किल हाइलाइड बन जाता है, एल्किल आयोडाइड, वो भी स्पेशली यहाँ पे हमने आयोडीन लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, यानी कि तीसरी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, ये अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब ये चीज पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, तभी तो भाई इसकी हम रिएक्शन ईथर से करवा पाएंगे। जब तक हम लोग को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फार्मूला नहीं मालूम रहेगा, तब तक हम लोग ईथर की इसकी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, जानना जरूरी है, क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है। देखिए क्या बोला गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस मतलब फास्फोरस यानी P, पेंटा मतलब क्या होता है बाबू, 5 होता है, और क्या है क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अगर हम देखें इसका फार्मूला तो क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये है ईथर, जैसे हमने यहां पे ले लिया है, मान लीजिए यहां पे हमने ले लिया है RO, यहां पे हमने R ले लिया है, इसकी अभिक्रिया हम PCl5 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जब हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे, ये क्या है बाबू, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यही क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यही क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। बात समझ में आ गई ना, ये तो जानते हैं आप लोग, ये क्या है बाबू, ईथर। अब क्या बनेगा यहां पे क्या बनेगा उसको जरा यहां पे ध्यान समझिए। देखिए हाँ, इसको हम थोड़ा सा यहां पे लिखे, यही चीज यही जो फार्मूला है इसको हम थोड़ा सा यहां पे दिखाएं, ऐसे R यहां पे है O। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस R को हमने केवल ईथर ही लगा दिया, एक साइड में दोनों R ग्रुप को लगा दिया है, ये है ईथर। अब इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवानी है, तो PCl3 और 2 Cl ग्रुप को हम जो है कि यहां पे लगा दे रहे हैं। बताइए किसी को दिक्कत, सॉरी ये क्या है, P है ना, फास्फोरस है, PCl3 यहां पे और 2 क्लोरीन ग्रुप हमने यहां पे लगा दिया। अब जरा ध्यान से समझिए इसको, हाँ इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा करके लिख दें ईथर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखिए बाबू ये एकदम आसान है, ये यहां से 2 R ग्रुप इस 2 Cl ग्रुप के साथ निकाल दीजिए, यहां से 2 R ग्रुप इस 2 Cl ग्रुप के साथ निकाल दीजिए, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2RCl बन जाएगा, 2RCl बन जाएगा। अब देखिए जो भी बचा उसको ले जाकर के जोड़ दीजिए, वहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए क्या बचा,
P बचा, O बचा और Cl3 बचा, यानी कि यहां से क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। इसका नाम क्या बाबू, फास्फोरिल क्लोराइड है। ये क्या बन जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एल्किल हाइलाइड। भाई ये RCl क्या है, एल्किल क्लोराइड है। हाइलाइड के स्थान पर, यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम हम लोग को क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे। यानी कि ये क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। ये क्या बन गया, फास्फोरिल क्लोराइड बन गया। बात समझ में आ गई ना। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, ईथर की अभिक्रिया अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर, ये आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, जल अपघटन। जो कि यहां से क्या है, जल अपघटन है। बात समझ में आ गई ना, यहां से क्या है, जल अपघटन है। चलिए देखिए, ये है, जैसे यहां पे हमने ले लिया है ROR ले लिया है, ठीक ना। यहां से हमने क्या ले लिया है, ये कोई ईथर ले लिया है। इसकी अभिक्रिया अगर हम H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या है बाबू, ईथर है। ये क्या है, ईथर है। ईथर की अभिक्रिया अगर हम जल से करवाएं, अच्छा हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग हमने नहीं डाला यहाँ पे, हेडिंग रहेगा यहाँ पे जल अपघटन। हेडिंग यहाँ पे क्या रहेगा, जल अपघटन रहेगा, ठीक है ना। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। ये क्या है, ईथर। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, जल से करवाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बनेगा क्या, यहां से जरा ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे, H2O को बाबू हम लोग लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। ये देखिए, आप देखिए, इस हाइड्रोजन पर आएगा प्लस, इस ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे अपने मन में अपने आप ही प्लस और माइनस बना दे रहे हैं, हम लोग को समझिए में नहीं आ रहा है। देखिए, ये प्लस और माइनस कैसे बनता है। देखिए, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यानी कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे यानी कि ध्यान देना है आप लोगों को कि कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये होता है विद्युत ऋणात्मकता के बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई ना। एक प्रकार समझ लीजिए, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है केमिस्ट्री की भाषा में। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा एलिमेंट होता है, इसका जो भी जाता है परमाणु इलेक्ट्रॉन मार करके इसका खींच लेता है। तो हाइड्रोजन पर आ जाता है प्लस का चार्ज, इस पे क्या आएगा, माइनस का चार्ज। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो O है, अब यहां से हम ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक करवाएं तो यहाँ पे R है। R का मतलब क्या है बाबू, कार्बन है। यहाँ पे R का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अब हमको देखना होगा किस पे निगेटिव बनेगा, किस पे पॉजिटिव बनेगा। तो निगेटिव बनने का रीजन क्या होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा, जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा और उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस पे आ जाएगा निगेटिव का चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब एकदम सिंपल है, प्लस वाला ले जाकर के निगेटिव वाले पे जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार है। देखिए, ये है प्लस, इस पे ये जुड़ेगा माइनस वाला, यानी क्या बन जाएगा, ROH
और प्लस यहाँ पे ये जो RO और ये H फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। यानी एल्कोहल का 2 मोल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, या इसको बाबू आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2ROH लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये था जल अपघटन, यानी कि जब हम लोग ईथर की अभिक्रिया जल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है बाबू, एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए अब इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि यहां पे क्या होता है, अपचयन। यहां पे क्या होता है बाबू, अपचयन होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए ईथर, यानी हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, अपचयन। ये क्या है, अपचयन। ठीक, देखिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ईथर ले लेंगे ROR, इसका हम लोग अपचयन करवाएंगे, यानी कि इसका हम लोग को अपचयन करवाना है NaNH2 के साथ, यानी कि सोडामाइड के साथ, या फिर आप इसको ऐसे कर लिख सकते हैं Na और प्लस यहां पे NH3, इससे यानी कि सोडियम और अमोनिया के साथ यहां पे आपको क्या कराना है, इसका अपचयन कराना है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, ईथर की अभिक्रिया, जब हम लोग ईथर की अभिक्रिया या ईथर का अपचयन सोडियम तथा अमोनियम मिश्रण, सोडियम तथा अमोनियम मिश्रण के साथ करवाते हैं तो यहां पे देखिए क्या बन जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये यहां से बन जाएगा, एक हाइड्रोजन जो होगा इस पे आकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा, RH बनेगा, और एक हाइड्रोजन इस पे आकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा ROH। ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है, और ये क्या है बाबू, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जब हम लोग ईथर का अपचयन सोडियम तथा अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, और क्या बनता है, यहां पे एल्कोहल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये था इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। ठीक है ना, इसका पहला उपयोग जो है, ईथर का उपयोग तेल, वसा आदि में विलायक के रूप में किया जाता है। यानी जो ईथर होता है इसका जो पहला उपयोग होता है वह तेल तथा वसा में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आपको बताए भी थे, जो डाईमेथिल ईथर है और जो डाईएथिल ईथर है ये दोनों कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि इसके अलावा और जो ईथर होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपको पता होगा अगर हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए इसका दूसरा उपयोग क्या है। इसका उपयोग अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक मतलब क्या होता है, बेहोश करने के लिए। जैसे जो अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया जाता है, जो बड़ा ऑपरेशन होता है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाए। ठीक ना, तो बेहोश करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ईथर का उपयोग करते हैं। और वो भी केवल ईथर नहीं, ईथर और क्लोरोफार्म के मिश्रण का उपयोग करते हैं। पहले क्या होता था, जो क्लोरोफार्म होता है ये भी क्या होता है, अगर इसको सुंघा दिया जाए तो जो आदमी होता है वो बेहोश हो सकता है, बेहोश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनों में रुमाल में कोई कुछ सुंघा करके उसका सारा सामान लेकर के चला जाता है, उसको लूट लेता है, लूट करके उसका सामान चला जाता है, तो रुमाल में क्या लगाता है, क्लोरोफार्म लगाता है। ठीक ना, लेकिन क्लोरोफार्म से एक समस्या, इसका उपयोग हॉस्पिटल में भी किया जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि कभी कभी क्या हो रहा था, क्लोरोफार्म की ज्यादा मात्रा अगर ले यानी कि कोई व्यक्ति सूंघ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। कई पेशेंट की मृत्यु भी ऐसी हो गई थी। इसीलिए केवल क्लोरोफार्म ना यूज करके, उपयोग करके इसके साथ ईथर के मिश्रण का उपयोग किया जाता है आदमी को, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उपयोग है। तीसरा उपयोग है, ग्रिगनान अभिकर्मक बनाने में भी ईथर का उपयोग किया जाता है। ग्रिगनान अभिकर्मक पढ़े हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ग्रिगनान अभिकर्मक है। ठीक है ना, तो ग्रिगनान अभिकर्मक बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, ईथर का उपयोग करते हैं। क्या होता है ग्रिगनान अभिकर्मक, RMgX, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड ही क्या कहलाता है, ग्रिगनान अभिकर्मक कहलाता है। तो ग्रिगनान अभिकर्मक बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, ईथर का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला इसका उपयोग,
सुगंधित तेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो सुगंधित तेल होते हैं, तरह तरह के जो तेल आते हैं सुगंधित, महकते हैं, इनका यानी कि उनको बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, ईथर का उपयोग करते हैं। इसका आखिरी उपयोग क्या है, इत्र निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इत्र जिसको आप परफ्यूम बोलते हैं, तरह तरह का परफ्यूम आता है, ठीक है ना। तो हालांकि नाम तो हमको नहीं पता है सबका, ठीक है ना, तो आप लोग यूज करते होंगे तो मालूम होगा। तो ये है, इत्र बनाने में भी क्या होता है, ईथर का उपयोग किया जाता है। आज की इस क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाला जो लेसन है आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई टॉपिक अपने हिसाब से तो हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। अगर आपके समझ से कोई टॉपिक इसमें रह गई हो, छूटी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको जो है कि जरूर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यानी कि एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाला लेसन पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम लोग अगले लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।